सो गाइज अगेन वी आर बैक विद द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर का नाम किंग्स एंड क्रॉनिकल था और आप सभी लोगों ने चैप्टर के पहले और दूसरे पार्ट समझे होंगे। पहले और दूसरे पार्ट के अंदर हमने काफ़ी हद तक चीज़ें समझी थी और हमने यही बताने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से पहले बाबर आया, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, और लगभग 1707 तक लगभग औरंगजेब के मरने के बाद जो मुगल डायनेस्टी थी वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन की तरफ जाने लग गई थी। और लास्ट में बहादुर शाह जफर, जो अंग्रेजों के टाइम पीरियड के अंदर ताजमहल से उठा के फेंक दिए गए थे, ताजमहल से बाहर रंगून की जेलों में, बर्मा की जेलों के अंदर, वहाँ पे उनका लास्ट अंतिम क्षण भी था। लेकिन अब कहने की बात इस चैप्टर के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी कि अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड नोट्स आते हैं तो टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम पे, जहाँ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको अपडेट लाइव देता रहता हूँ। कोई लाइव डिस्कशन होती है वो हम करते रहते हैं, वहाँ पे बच्चों के लिए बेनिफिट काफ़ी रहता है। सो इन दिस क्लास अब हम देखने की ये कोशिश करेंगे कि अकबर वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। अब अकबर इतना ग्रेट रूलर इसी वजह से था क्योंकि उसकी बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें थी, जिसमें से एक अच्छी चीज को आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के तीसरे पार्ट के अंदर, जिसमें हम देखेंगे किसके बारे में, क्रॉनिकल्स के बारे में, जैसे हम हिंदी में इतिवृत्त बोलते हैं। देखिए बाबर के टाइम पीरियड पे इतिवृत्त नहीं बन पाया इतना, हुमायूं के टाइम पीरियड पे इतना नहीं बन पाया, लेकिन इतिहास को जानने के लिए हमें क्रॉनिकल्स की जरूरत है, लिखे हुए सबूतों की जरूरत है, लिखी हुई चीजों की जरूरत है हमें। सो दैट इज वाई अकबर महान राजाओं में से एक था। अकबर के 9 रत्न थे, अगर आप सभी को पता हो। तो ये थोड़ा सा 9 रत्न जो है मैं जानना चाहूँगा कि जो 9 रत्न थे अकबर के वो कौन से थे। सो यू नीड टू कमेंट मी, और मुझे बताना होगा कि अकबर ने अपने 9 रत्नों को रखा था, जो कभी क्या कहते हैं, अगर आप देखें तो कभी ये 9 रत्न गुप्ता डायनेस्टी के राजाओं के पास हुआ करते थे, लेकिन वही 9 रत्नों का चलन चलाने वाला सिस्टम जो था वो इन्होंने ही क्या कहते हैं मिडिवल टाइम पीरियड पे स्टार्ट किया था। अगर आपको बीरबल के बारे में पता हो तो बीरबल भी उनके 9 रत्नों में से एक थे, जिन्होंने साम्राज्य को चलाना कैसे है वो बताने की कोशिश करी थी अकबर के लिए। तो अकबर की बहुत सारी स्टोरियां हैं, एक स्टोरी नहीं है। आप स्पेशली उसके ऊपर जब स्टडी करने बैठोगे तो अकबर अपने आप में ही एक अलग सब्जेक्ट है, और जिसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये कैसे और कैसे नहीं है। बट बैर फिलहाल कम टू द पॉइंट इज दैट मेकिंग ऑफ द क्रोनोलॉजी। ये चैप्टर का पार्ट जो है थोड़ा सा आपको सेंटी भी कर सकता है कि यार ये चीजें थी और हमें पता नहीं थी। अब यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करें, द क्रॉनिकल रिटन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स टू स्टडी द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हमें क्रॉनिकल्स पढ़ने होंगे, इतिवृत्त पढ़ने होंगे। और मुगल डायनेस्टी के लिए इतिवृत्त पढ़ने का मतलब ये हो गया कि अकबर के टाइम पीरियड पे लिखी हुई चीजें, क्योंकि क्रॉनिकल का मतलब तो आपको पहले से ही पता है, क्रोनोलॉजी से क्या कहते हैं ऑर्डर्स को लिखना, या क्रॉनिकल ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग चीजों को इंफॉर्मेशन देना लोगों को। सो उसे हम क्रॉनिकल कहते हैं। सो इन दिस अकबर रीजन अगर आप देखें मुगलों के टाइम पीरियड पे अकबर ने बहुत सोच समझ के चीजों को कन्वर्ट करवाया। अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से भाषा पहले कुछ और इस्तेमाल होती थी, अकबर के टाइम पीरियड पे भाषा बदल गई, और उसके बाद कैसे उर्दू भाषा आई, उर्दू भाषा के अंदर भी क्या वेरिएंट आए वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अकबर द ग्रेट है, अकबर के 9 रत्न उनको सपोर्ट करते थे, उन्हें बताते थे किस तरीके से साम्राज्य चलाना है, किस तरीके से काम करना है, वगैरह वगैरह चीजें। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे अगर हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं तो सिंपल सी बात है, हमें भाई स्टडी करनी पड़ेगी। हमें स्टडी क्या करनी पड़ेगी, हमें जानना होगा कि मुगल डायनेस्टी के टाइम पीरियड के अंदर अकबर ने क्या क्या चीजें लिखवाई। तो यहाँ पे जो भी अकबर लिखवाता था वो बताता था, तो कन्वे करता था कि किंगडम के अंदर क्या चीजें हो रही हैं, और उसके अंडर में, उसके अम्ब्रेला के अंडर में हिंदू लोग, क्रिश्चियन लोग या दूसरी जाति समूह के लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे उनके साथ बिहेव हो रहा है। और जो भी हमें क्या कहते हैं मुगल एम्पायर के बारे में जानने को मिलता है वो यही जानने को मिलता है किस तरीके से जो भी उनके खिलाफ थे तो उसको कैसे ठीक करा मुगलों ने। द रूलर वांटेड टू इंश्योर दैट ऑल द अकाउंट देयर रूल फॉर द प्रोस्पेरिटी, मतलब जितना भी अकाउंट लिखा जाएगा, कुछ भी बनाया जाएगा लेखा जोखा, उसमें यही सुनिश्चित करने की कोशिश करी जाएगी कि समाज के अंदर प्रोस्पेरिटी आ सके। तो मुगलों के लिए अगर आप देखें तो मतलब मुगलों के लिए इतिहास को लिखना अपना एक क्या कहते हैं आने वाले जनरेशन के लिए बताना था कि मुगल लोग कैसे रहा करते होंगे। तो इसीलिए समय समय पे अलग अलग चीजें लिखवाई गई थी। अकबरनामा लिखी गई थी, शाहजहांनामा लिखी गई थी, आलमगिरी नामा लिखी गई थी, बाबरनामा लिखी गई थी, हुमायूं नामा लिखी गई थी। जितनी भी चीजें लिखी जा रही है ना ये क्रॉनिकल के हिसाब से लिखी जा रही है, और इनसे हमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जानने को मिलती है, इतना कुछ हमें जानने को मिलता है, जैसे अकबर ने उस टाइम पीरियड के अंदर टर्किश लैंग्वेज से पर्शियन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट भी करवाया था। और अलग अलग टाइम पीरियड पे सब लोगों ने अपने बायोग्राफी
बायोग्राफी लिखी, आत्मकथाएं लिखी, अपने अपने रूलिंग के टाइम पीरियड के अंदर जो राजाओं ने राज किया था उसके बारे में मेंशन करवाया, सारी चीजें मेंशन करवाई गई। मेंशन इसलिए ही करवाई जाती है ताकि आने वाला इतिहास इनको याद रख सके कि इनके टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ था। तो ये जो रूलर्स होते हैं वो अपनी बुकों के तहत बताते हैं, और अर्ली टाइम पीरियड के अंदर जो लैंग्वेज थी वो राइटिंग क्रोनोलॉजी कैसे बदली, मतलब जब बाबर आए तो बाबर की भाषा क्या थी, और उसके बाद जब अकबर आया तो अकबर की भाषा क्या थी, उसके बाद जब हुमायूं था तो हुमायूं की भाषा क्या थी, तो वो सारी चीजें हमें समझनी होगी। तो उसके लिए हमें देखना होगा टर्किश टू पर्शिया। अब टर्किश क्यों? क्योंकि जो मुगल थे वो चंगेज खान के बेटे चिदगाई, अगर आप देखें, उसके वंशज से बिलोंग करते थे। मतलब इनके जो फादर का रूट कॉज है वो कहा जाता है कि वो टर्किश से ये लोग बिलोंग करते थे, चंगेज खान के लोग। तो इसीलिए इनकी जो मदर टंग है ना, इसलिए इनकी जो मदर टंग है बाय ओरिजिन टर्किश थी। अब बाय ओरिजिन टर्किश थी अगर इनकी मदर टंग, और चिदगाई वंश से अगर ये लोग बिलोंग करते थे, तो शुरुआती समय में इनकी जो भाषा होगी वो टर्किश थी। यानी कि जब उज्बेकिस्तान से ये बंदे, काबुल अफगानिस्तान से जब ये आए भारत के अंदर सिंध के आसपास, तो उस टाइम पीरियड पे जो भी चीजें बोलते होंगे या लिखते होंगे वो सारी चीजें उस टाइम पीरियड पे भाषा के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक सिस्टम के लिए, कामकाज के लिए, इन सभी के ये लोग उस टाइम पीरियड में कौन सी भाषा इस्तेमाल करते थे? टर्किश, जैसे हम तुर्की भाषा बोलते हैं। तो कहने का मतलब अगर बाबरनामा लिखी गई होगी शुरुआती समय में, तो बाबरनामा जो थी वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, नहीं कि पर्शिया भाषा में। लेकिन बाद में वो तो अकबर था, अकबर द ग्रेट, जिसने हुमायूं नामा जो उनकी गुलबदन बेगम जी ने लिखी थी, उन्होंने, और उसके बाद क्या कहते हैं जो बाबरनामा थी, इन सबको ट्रांसलेट करवाया। ट्रांसलेट करवाने का मेन मकसद अकबर का ये था कि वो पूरी तरीके से फारसी लैंग्वेज के अंदर पूरा अपना मुगल कोड चला सके। तो पर्शियन लैंग्वेज याद रखिएगा, अकबर के टाइम पीरियड पे पर्शिया लैंग्वेज इस्तेमाल करी गई थी, टर्किश लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करी गई थी। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो। और यहाँ पे अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसने पूरी तरीके से किसका इस्तेमाल करा? पर्शिया लैंग्वेज का इस्तेमाल करा, ना ही टर्किश लैंग्वेज का। तो इतना आपको समझ लेना है, बस इतनी सी बात है, इतना समझ लीजिए। और एक आग का दरिया है और पार करके जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना आप समझ लेंगे पर्शिया में। तो पर्शिया जो भाषा है या लैंग्वेज है, लिखने के लिए और बोलने के लिए अकबर के ड्यूरेशन में इस्तेमाल हुई थी। उससे पहले टर्किश थी। जब अकबर आया, इसका लंबा टाइम पीरियड चला, तो पूरा साम्राज्य पर्शिया के अंदर आ गया। और उसके बाद जब ये लोग हमसे कनेक्ट हुए, तो फिर कैसे पर्शिया और इस्लामिक भाषा मिक्सर होने के बाद एक उर्दू भाषा, एक नई भाषा का ट्रेंड निकल के आया, वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं। अब यहाँ पे ये अकबर ही था जिसने पूरी तरीके से अपने क्या कहते हैं दादा की बाबरनामा जो थी, उस बाबरनामा को पर्शिया लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करवाया। इवन यही नहीं, रुकिए जरा, इन्होंने यही नहीं, ये अकबर जी यही नहीं रुके। अकबर जी ने क्या करा, उन्होंने रामायण और महाभारत जैसी बड़े बड़े जो उस टाइम पीरियड पे संस्कृत टेक्सेस थे, उन सभी संस्कृत टेक्सेस को भी, क्योंकि बहुत कुछ तो संस्कृत में था ना, ये होता है, ऐसे ही होता है। देखिए जो चीजें हमें नॉलेज देती है ना, और जिसकी भाषा हमें नहीं आती है, तो वो क्या करते हैं कि हम उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप देख लीजिए आज की डेट में कितनी ज्यादा डॉक्यूमेंट्री है जो इंग्लिश के अंदर बनी हुई है, इंग्लिश के अंदर है, और वो सारी की सारी इंग्लिश भाषा के अंदर है। और सोचिए जब हम उसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ही हम उसे समझ पाएंगे। हम ऐसे इसलिए करते हैं कि जब हमें लगता है कि कोई बुक जो हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकती है, वो नए रहस्य खोल सकती है, तो उन बुकों को हम ट्रांसलेट करते हैं और लोगों को बताते हैं। तो ऐसा ही होता है, एंशिएंट टाइम पीरियड से ऐसा होता है। इटली के अंदर भी आप देखते हैं कि ग्रीक की कितनी सारी बुक्स थी जो इटालियन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करी गई थी। इटालियन के बाद इंग्लिश में कन्वर्ट करी गई थी, इंग्लिश के बाद फिर क्या कहते हैं दूसरी भाषाओं में कन्वर्ट करी गई थी। ऐसे इसलिए करा जाता है कि ताकि दूसरी लैंग्वेज में जो भी चीजें लिखी गई है वो अपनी भाषा के अंदर इंसान समझ सके। अगर आपने चैप्टर 5 पढ़ा होगा जिसमें ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर बताया था मैंने, तो उस टाइम पीरियड पे भी इब्न बतूता आया, और उस टाइम पीरियड पे उसे अरबी आती थी, लेकिन संस्कृत से वो अनजान था, लेकिन फिर भी संस्कृत सीखी, संस्कृत की चीज़ें पढ़ी उसने, है ना। तो ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी हुआ था कि उन्होंने क्या करा कि महाभारत रामायण एक ऐसे इंपॉर्टेंट वेद जो भी थे, भगवत गीता या जो भी उस टाइम पे होती होगी, उस टाइम पीरियड पे इन्होंने पूरी तरीके से उसको पर्शिया लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाया। और पर्शिया लैंग्वेज के अंदर जब इसे कन्वर्ट करवाया गया तो इसको अलग नाम से पुकारा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। तो महाभारत को अलग नाम से पुकारा जाता था और रामायण अलग नाम से पुकारा जाता था। वो नेम क्या थे आपकी बुक के अंदर मेंशन है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब अकबर जो था वो काफी अच्छे उसमें था, लेकिन आपको पता है कि ये वाला क्वेश्चन पेपर में 8 मार्क्स का आता है। ये आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि अगर कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करना होता है, तो मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करने के लिए चाहे अकबर ने तैयार करवाए हों, चाहे हुमायूं ने तैयार करवाए हों, बाबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, बादशाह जी ने, किसी ने भी ट्रांसलेट करवाए हों, तो उसको ट्रांसलेट कराने के लिए अगर आप नोटिस करेंगे तो पांडुलिपियों को एक प्रोसेस से होकर
होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अकबर ने बस बोल दिया कि भैया ये लिख दो, वो लिख दो, वो लिख दो। लिखने के लिए समय चाहिए होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से बना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल 11 महीने 18 दिन में प्रिपेयर तो करा गया, लेकिन उस पर लिखावट का काम किसी और ने करा, उसको सजाया किसी और ने, उसको अच्छी क्या कहते हैं इमेजेस किसी और ने लगाए, उसको सिला किसी और ने, एक एक पन्ने की डेकोरेशन किसी और ने करी, जब जाके चीज़ें तैयार होती है पांडुलिपि यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट। अब मैन्यूस्क्रिप्ट एंशिएंट टाइम पीरियड में तो बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को लिख पाना, क्योंकि अर्ली टाइम पीरियड के अंदर प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं कि भैया एक बार लिख दिया और छाप दिया उसके बाद होता रहेगा प्रिंट। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ये हस्तलिपि का जो हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, हाथों से लिखना, एक एक चीज़ों को बहुत बारीकी से पन्नों पे लिखना है ताकि आने वाला इतिहास उन्हें याद रख सके। उस पर चित्र भी बनाना है, उसका राइटिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि देखने में भी सुंदर लगे, आने वाला इतिहास जब उसे पढ़ेगा तो भाई कैसे पढ़ेगा। तो ये चीज़ें आप दिल्ली आई हैं तो दिल्ली के अंदर आपको जो भी बच्चे दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता है कि म्यूजियम के अंदर ऐसी किताबें रखी हुई हैं जिसमें आज भी चीज़ें लिखी हुई है इतनी साफ सुथरी तरीके से, है ना। तो इसीलिए मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखना हाथ से मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकता हूँ मुश्किल था, लेकिन लिख रहे थे ये लोग। अब यहाँ पे होता क्या था कि द वर्क ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोडक्शन क्रिएटेड बाय द इंपीरियल किताब खाना। अब ये एमसीक्यू के अंदर आया था, रिसेंटली एक बच्चे का पेपर हुआ था, मैंने उसमें बताया भी था कि जैसे आज की डेट में लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी के अंदर सारी किताबें, किताबों से रिलेटेड काम, जो भी पढ़ाई लिखाई, जो भी कुछ करना है सब किताब खाना यानी कि लाइब्रेरी के अंदर होता है। ऐसे ही उस टाइम पीरियड के अंदर जो मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार करी जाती होगी मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर, तो वो एक किताब खाना होता होगा। किताब खाना दैट मीन्स बोले तो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर ये सारे काम होते थे। तो ये पेंटिंग में दिखाने की कोशिश करी जा रही है किस तरीके से लिखने का काम, फिर उसको सजाने का काम वगैरह वगैरह वहाँ पे उस टाइम पीरियड पे होता था। ठीक है, तो किताब खाना है, जैसे पुस्तकालय बोल सकते हो। वहाँ पे पूरी तरीके से जो मुगल एम्पायर होते हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट के कलेक्शन को तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद पूरी तरीके से फिर ये सिस्टम चलता रहता है। तो इस तरीके से ही सिस्टम चला था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। किताब खाना के अंदर मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखा जाता है और मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखने के लिए बहुत टास्क की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने यही कहा, पेपर मेकर प्रिपेयर्ड फुलीज टू द मैन्यूस्क्रिप्ट, जिल्द विल तैयार करता है एक बंदा। एक बंदे का काम होगा लिखने का या कॉपी करने का, फिर एक बंदे का काम होगा ग्लिटर से चमकाने का, पेजेस को होता है प्रैक्टिकल। जब फाइल बनाते हैं तो सिर्फ आपके पास एक पेज होता है जो आप मार्केट से खरीदते हैं, उसका बॉर्डर तैयार करना, उसमें ग्लिटर लगाना, उसमें अंडरलाइन करना। लड़कियों को ये काम बहुत पसंद है, तो सजा के चीज़ों को लिखना जो था, जो उस एट प्रेजेंट टाइम आप प्रैक्टिकल वर्क के अंदर करते हैं। सो दिस इज लाइक अ मैन्यूस्क्रिप्ट, आप उसे मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। सेम ऐसा ही उस टाइम पीरियड के अंदर होता था कि यहाँ पे ये सारे काम होते थे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, पूरी तरीके से टेक्स्ट्स को लिखना, उसको प्रिंटेड करना, फिर बाद में बांधना, एक एक चीज़ों को इकट्ठा करना, जो चीज़ें सजाई जा सकती है, कवर पेज या फ्रंट का पेज या बीच में कोई चीज़ हाईलाइट करी जा सकती है, कोई पिक्चर चिपकाई जा सकती है, कोई पिक्चर बनाई जा सकती है, ये सारी चीज़ें मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर होती थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती थी। आप ये देख सकते हैं, ये एक राइटिंग का हिस्सा है, इसको लिखने का एक तरीका है। लिखने के तरीके को मैं आपको बता दूं, पेपर के अंदर जो एमसीक्यू के अंदर आता है वो क्या आता है, वो आता है नस्तकलिप। ठीक है, तो बाबर और अकबर को, क्योंकि अकबर ने ही काफ़ी क्या कहते हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार करवाए हैं, तो सभी मैन्यूस्क्रिप्ट को तैयार करने के लिए एक लिपि में लिखा जाता था। तो उर्दू में जो लिपि लिखी जाती है, जैसे अपने हिंदी है, हिंदी को हम देवनागरी में लिख रहे हैं, इंग्लिश को हम रोमन में लिख रहे हैं, पंजाबी को हम गुरुमुखी में लिख रहे हैं। उसके बाद फिर आपने खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि एंशिएंट टाइम पे पढ़ लिया था। लेकिन जो उर्दू भाषा है ना, उर्दू भाषा को नस्तकलिप, किस पे लिखते हैं, नस्तकलिप। यहाँ पे क्या कहते हैं, ये यहाँ पे हिंदी में द्रव शैली लिखी हुई है ये, बट द्रव शैली नहीं बोलते हैं, इसे नस्तक शैली ही बोलते हैं। ठीक है, नस्तक स्टाइल ऑफ राइटिंग, जो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्टाइल जो थी ना, ये पेजेस के ऊपर लिखी हुई है और ये चीज़ उसको पसंद थी, किसको, अकबर को पसंद थी। तो पेपर के अंदर ये इतना डीपली आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि अकबर के टाइम पीरियड के अंदर अगर मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार करे जाते थे तो वो कौन सी लिपि में तैयार करे जाते होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट बन रहे हैं, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट बन रहे हैं, बनने के लिए बताया जाता है कैसे लकड़ी के कॉलम करके एक वो क्या कहते हैं सामान होता है, इसमें कॉलम मतलब बांस की एक पतली पतली डंडियां होती है, फिर इसको काटा जाता है। काटने के बाद आप देख सकते हो फिर कितना चौड़ा इसे रखना है। होता है ना, जैसे हम लोग आजकल पेंसिल छील लेते हैं, तो पेंसिल छीलने के बाद हम नॉक बनाते हैं ना, कितनी पतली रखनी है, कितनी चौड़ी रखनी है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर नॉक को 10 मिलीमीटर के हिसाब से, 10 mm के हिसाब से इसको रखते थे, 5 to 10 mm के हिसाब से, और उसे कॉलम कहते थे। कॉलम का मेन काम होता था किस तरीके से जो इंक होगी वो इसके अंदर से फ्लो करेगी, यहाँ से फ्लो करने के बाद फिर वो लिखेगी, है ना। तो ये तो फिर आपको नॉर्मल पता है, जो बच्चे पेन वेन इस्तेमाल करते हैं तो उसे तो पता ही होगा, इसमें कोई बड़ा सिस्टम नहीं है। सिस्टम बड़ा है ये वाला। सो दिस इज फॉर योर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पेपर के अंदर स्पेशली ये आता है आर्ट एंड फाइन आर्ट के अंदर, जैसे आप आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं। आर्ट एंड कल्चर के अंदर ये पूछा जाता है कि मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर जो भी पेंटिंग्स मिली हैं वो पेंटिंग किस टाइप की मिली है। तो आप याद रखिएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको कहीं और भी नहीं मिलेगा। मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर पेंटिंग कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले भी हमें देखने को मिला है। पेंटिंग कल्चर हमें बहुत अच्छा, क्या कहते हैं, गुप्ता के टाइम पीरियड में बहुत अच्छा देखने को मिला पेंटिंग कल्चर, जिसमें हमने देखा दीवारों के ऊपर ही पेंटिंग बनी है। लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर आप देख सकते हैं कि पेपर वेपर आ चुका था, लेकिन पेंटिंग के अंदर ज़्यादातर मुगलों के टाइम पीरियड पे कैसी इमेजेस बनी है, या तो राजाओं की इमेजेस बनेंगी, या शादियों की इमेजेस बनेंगी, या वॉर की इमेजेस मिलेगी, या कोई मतलब ज़्यादातर जो इमेजेस बन रही है ना, देवी देवताओं से रिलेटेड नहीं थी। मुगलों के अंदर पूरी तरीके से जो मुगल के राजा थे उनसे संबंधित इमेजेस बनाई जाती थी। आप ये याद रखना, इमेजेस का फोकस पूरी तरीके से इसी पे होता था कि अकबर क्या कर रहा है, शाहजहां क्या कर रहा है, हुमायूं क्या कर रहा है। उस पिक्चर के अंदर उनको ऐसा ये दिखाने की कोशिश करी जाती है कि वो भगवान है या जो भी है, ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश करी थी। याद रखना आप ये, क्योंकि फिर हम अपने इंडिया के अंदर आएंगे तो अपने इंडिया के अंदर माता पे और उसके बाद गॉड्स पे, इन पे ज़्यादा फोकस करा गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसे फोकस करा गया, इस यहाँ पे पूरी तरीके से जो अकबर है, बाबर है, वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर इमेजेस उन्हीं के आसपास घूमती रहती है। अब यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ साथ इमेजेस के अंदर इमेजेस का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि आप देखते हैं ना, आपको कोई बुक पकड़ा दे, कोई भी बुक पकड़ा दे आपको जिसमें इमेजेस नहीं होंगी, ना वो बुक आपको बहुत बोरिंग सी लगने लग जाएगी। सो दैट इज कोशिश ये करा जाता था कि इमेजेस, जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार करी जाए उसमें इमेजेस को भी डाला जाए। इमेजेस जब डाला जाएगा तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, और जो अट्रैक्टिव लगेगा वो चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि विजुअल जो होता है ना, विजुअल वो डिस्क्राइब कर देता है कि क्या है। अभी आप खुद ही देख लीजिए, मैं अगर इमेजेस इस्तेमाल नहीं करूँगा तो आपको प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा, आप अपने माइंड के अंदर इमेज नहीं बना सकते हो। इमेज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दैट इज़ वाई चित्र आप देखते हैं किताबों के अंदर चित्र डाले जाते हैं ताकि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ पाए, है ना। तो इसीलिए मुगल टाइम पीरियड के अंदर टेक्स्ट के साथ साथ विजुअल आर्ट भी डाला जाता था, और यहाँ पे प्रिंटिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से लगता था। राजा को दिखाने की कोशिश करी जाती थी कि भाई वो कितना अच्छा लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है, वगैरह वगैरह चीज़ें। अब यहाँ पे पेपर में जो आने वाली चीज़ है वो ये चीज़ है, मैजिकल आर्ट, ठीक है। यहाँ पे अबुल फजल ने जिसने आईना अकबरी लिखी थी, उन्होंने बताया कि पेंटिंग जो होती है ना, पेंटिंग जो होती है वो एक मैजिकल आर्ट की तरह है, वो एक जादुई कला की तरह है। अभी मैजिकल आर्ट किसने कहा था, पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आएगा बहुत डिटेल में कि मैजिकल आर्ट किसने इसको बोला है, तो उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पे चित्र जो होती है, यानी कि जो इमेजेस होती है, वो इन एनिमेटेड ऑब्जेक्टिव को भी बहुत अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है। मतलब इमेज लगा दी, अब देखो अगर मैं इसमें इमेज हटा दूं तो आपको ये स्लाइड खुद ही बोरिंग सी लगेगी, बहुत बोरिंग लगेगी आपको स्लाइड। इसीलिए मैं इमेजेस डालता हूँ ज़्यादा, पिक्चर ज़्यादा डालता हूँ, ताकि बंदों को जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी ऐसी लगे कि मतलब मज़ा आ रहा है पढ़ने में, समझ रहे। तो इसीलिए इमेजेस डाली जाती हैं। और यहाँ पे जो चित्र होते हैं वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव बना देते हैं, उसमें रंग भर देते हैं, जीवन भर देते हैं, आत्मा भर देते हैं। दैट इज़ वाई वो जो अबुल फजल है वो बताते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर इमेजेस के डालने का मतलब ये हो गया कि वो एक मैजिकल आर्ट की तरह है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो क्लास 11 से रिलेट करती है। मुस्लिम रूढ़िवादी लोग, यानी कि जो मुस्लिम रूढ़िवादी उलमा लोग हैं, उमा जो शरिया कानून को मानते हैं, अगर आपको पता हो तो मैंने उमा के बारे में पहले भी बताया था, उलमा के बारे में मैंने बताया था कि उलमा लोग वही धार्मिक लोग होते हैं जो क्या कहते हैं, आपने 6 चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा इसके बारे में, चैप्टर 6 में जैसे मैंने बताया था कि उलमा वो लोग होते हैं जो कोशिश करवाते हैं कि पूरे के पूरे धर्म, पूरे के पूरे जहाँ पे इस्लाम धर्म है वहाँ पे शरिया कानून जो है फॉलो हो। तो यहाँ पे सेम यही हो रहा है। यहाँ पे उलमा कैटेगरी अब बोल रही है कि भाई आप किसी की भी पेंटिंग नहीं बना सकते। अफगानिस्तान में शरिया कानून आने वाला है ना, अफगानिस्तान के अंदर आप अपने बच्चे का नाम नहीं बदल सकते हैं। सोचिए, आप अफगानिस्तान के अंदर फोटो नहीं खींच सकते, आप अफगानिस्तान के अंदर न्यूज़ चैनल नहीं देख सकते, आप अफगानिस्तान के अंदर सॉन्ग नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि शरिया कानून ऐसा बोलता है। और शरिया कानून के ठेकेदार जो अपने आप को बनते हैं वो है उलमा कम्युनिटी, जो पूरी के पूरे साम्राज्य के अंदर, पूरे के पूरे इलाके के अंदर जहाँ जहाँ पे मुसलमान लोग हैं उनको बोला जाता है कि शरिया कानून फॉलो करवाए। अब यहाँ पे क्योंकि जब ये प्रिंटिंग बन रही थी, जब मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार हो रही थी तो उसमें पेंटिंग बन रही थी, और जब पेंटिंग बन रही थी तो इसमें मुगलों को, पैगंबर मोहम्मद को दिखाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो शरिया कानून के अकॉर्डिंग ये बात बोली गई थी कि अल्लाह और पैगंबर को बनाने की औकात किसी के पास नहीं है। अगर यहाँ पे आप इमेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिल्कुल गलत है, जो इस्लाम धर्म में है ही नहीं। तो इंडिया के अंदर इस्लाम धर्म तो था ही ना वो, क्योंकि मुगल लोग तो इस्लामिक लोग थे। और यहाँ पे ऐसा बोला जाता था कि बादशाह या उनके दरबार में अगर कोई भी बंदा चित्र बनाता है किसी भी शासक का या किसी भी उसका, या पैगंबर का, या किसी भी खलीफा का, या उनको एज अ भगवान रिप्रेजेंट कर
रहा है, तो शरिया कानून के अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे राजा की इमेजेस बनाने का मतलब ये हो गया कि आप किसी कलाकार को एक परमिशन दे रहे हैं, किसी एक महान इंसान की तस्वीर बनाने की परमिशन दे रहे हैं, जो किसी भी कलाकार के पास नहीं होती है। वो इमेज नहीं कर सकता है कि पैगंबर मोहम्मद ऐसे ही दिखाई देते थे। सोचिए, मतलब शरिया कानून ऐसा बोलता है। हमारे इंडिया के अंदर तो हम श्री कृष्ण की कैसे भी मूर्ति बना लेते हैं, राम की कैसे बना लेते हैं, क्योंकि दिल से प्यार होना चाहिए ना। जरूरी नहीं है कि आपका धर्म ऐसा बोल रहा है, कौन सा धर्म बोलेगा कि आप भगवान की इमेज नहीं बना सकते। लेकिन ठीक है, शरिया कानून के अंदर होता होगा ऐसा। दैट इज वाई शरिया कानून में यहाँ पे मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर थोड़ी बहुत इंटरप्रिटेशन या थोड़ा बहुत वाद विवाद देखने को मिला, जब प्रिंटिंग कल्चर के अंदर पेंटिंग बनाई जा रही थी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा वाद विवाद है। अब यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे सिस्टम बदला, शरिया कानून के अंदर अमेंडमेंट हुए, धीरे धीरे लोगों को समझ में आया। देन फाइनली ऐसा होने लग गया कि मुगल लोग जो थे और सफावी लोग थे, ऑटोमन एम्पायर के लोग थे, इन लोगों ने कहा भाड़ में जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कलाकारों के पास पूरी तरीके से परमिशन होती है, कलाकार पूरी तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं, चीज़ों को बना सकते हैं, क्योंकि यही तो उनका टैलेंट है, यही उनका टैलेंट है, कितना अच्छा वो आर्ट बना सके। तो आर्ट देने की परमिशन, आर्ट को बनाने की परमिशन बाद में शरिया कानून के अंदर आने लग गई। शरिया कानून के अंदर बहुत से लोगों ने उसको गलत समझा और फिर बहुत से लोगों ने उसमें अमेंडमेंट करा, बहुत से लोगों ने उसको कहा कि यार ऐसा थोड़ा ना होता है। फिर एशिया के अंदर सफावी और मुगल डायनेस्टी के जितने भी लोग थे, कोर्ट के सीन बनाने लग गए। मैंने बताया ना, दरबार के सीन बनाते थे, राजा बैठा हुआ है, किसी को भाषण दे रहा है तो उसकी इमेज बना ली, बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। बाद में राजाओं ने कहा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे फिर बनने लग गया। उसके बाद सफावी लोग थे, जो ऐसा आपकी बुक में दिखाया गया, इवन ऐसा कहा था ना, उन पे अटैक होने लग गया, शरिया कानून के अकॉर्डिंग उन पे अटैक होने लग गया था। जबकि सफावी रूलरों ने कहा कि नहीं, आप बनाइए, हम आपका प्रोटेक्शन करेंगे। जब सफावी रूलर ने पूरी तरीके से प्रोटेक्शन करने लगे, तो मुगलों के अंदर भी ये आर्ट सिस्टम हो गया, और मुगलों ने भी फिर जो आर्टिस्ट होते थे, जो ड्राइंग बनाते थे, इमेजेस बनाते थे, उनको बहुत अच्छी तरीके से अपने साम्राज्य के अंदर इंपॉर्टेंस दिया जाने लग गया। क्योंकि असल में अबुल फजल यही कहते थे कि कलाकारों के हाथ में ही है सही तरीके से एक अच्छी चीज़ को दिखाना। तो इसीलिए आपके कुछ नाम आपकी बुक में लिखे हुए, मीर सैयद अली और अब्बास सहमत करके इनका नाम है, सामान। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जब क्या कहते हैं, एम्परर अकबर जो था, हुमायूं जो था, जब दिल्ली आया था तो वो अपने साथ इन लोगों को लेके आया था। कहाँ से? सफावी से। सफावी क्यों? क्योंकि याद होगा मैंने बताया था शेरशाह सूरी से लड़ाई हो गई थी, तो वो यहाँ चले गए थे कुछ टाइम पीरियड के लिए, और अपने साथ क्या कहते हैं, इंडिया सफावी से इन दो कलाकारों को, आर्टिस्ट को लेके आए थे, जिन्होंने बाद में इमेजेस बनाई, बहुत सारी चीज़ें बनाई, जिससे कोई दिक्कत हो ही नहीं। तो वो तो धर्म है, तो भाई देख, ये जो चीज़ें होती हैं उन्हें तो मानना पड़ता है, लेकिन इतना भी आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत है, अच्छी तरीके से। ठीक है, सो इतना ही है इस क्लास के अंदर, बहुत हमने पढ़ लिया है। वीडियो के अगले पार्ट में अभी पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। जो क्वेश्चंस पूछे उनका रिप्लाई ज़रूर करिएगा।